नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद दो बैंकों की बात करेंगे। पहला सबसे प्यारा दुलारा अच्छा बच्चा एचडीएफसी बैंक, दूसरा अभी छोटा बच्चा है लेकिन दुलारा बहुत लोगों का है यस बैंक। इन दोनों बैंकों की बात करेंगे। दोनों बैंकों में आपको एनालिसिस थोड़ा चार्ट पर देंगे। यस बैंक पर क्वेरीज ये आई हैं कि सर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, शॉर्ट टर्म की भी थोड़ी बात कीजिए। तो यस बैंक की शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, उससे पहले एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक में पिछले कुछ दिनों में 4-5 दिनों में बढ़िया मूव आया है और इस मूव का कारण ब्रोकरेजेस की तरफ से बढ़िया टारगेट हो सकता है। बाकी और भी चीज़ें काम करती हैं। बाज़ार में मोमेंटम लाने का मतलब जो जिम्मेदारी थी वो एचडीएफसी बैंक ने संभाली। आप देखे होंगे जिस दिन बाज़ार गिरी उस दिन भी ये बेचारा अकेले बाज़ार को खींच रहा था। अच्छा खासा वेटेज है, बाज़ार को संभालने का दमखम भी रखता है। एचडीएफसी बैंक ने बाज़ार को बहुत संभाला जब बाज़ार गिर रही थी। उसके बाद जब बाज़ार चली तो ये बेहतरीन चला। ठीक, आज बात करते हैं आगे। जो ब्रोकरेज हैं एमके ग्लोबल इनका नाम है। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। 1044 के रेट पे इन्होंने 1300 का टारगेट दिया है 12 मंथ के लिए। बाई रेटिंग दी है, अपसाइड 25% की दी है और ये बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर पाएंगे आप अगर इनके कहने पे आप स्टॉक लेते हैं और वो टारगेट हिट कर देता है तो। 27 सितंबर की रिपोर्ट है, पूरा साभार है इक्विटी रिसर्च टीम जो एमके ग्लोबल की है। ठीक, कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। पहली चीज़, रिटेल बिजनेस इज नाउ एट 80%। ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 80% लेवल पे रिटेल बिजनेस वापस आ चुका है। इसका मतलब प्री कोविड, मतलब जब कोरोना नहीं था उस वक्त जो जितने बिजनेसेस चलते थे उसका 80% इस वक्त रिकवर हो चुका है, यानी कि बिजनेसेस ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ है कि जो बैंक है वो अपना जो इनका जो एनपीए है उसको 2% के आसपास मतलब संभाल ले जाएगा। जो पीक बना था, यहाँ पर देखिए आप पढ़िएगा, द बैंक बिलीव्स दैट एनपीएज मे नॉट क्रॉस द पीक सीन पोस्ट जीएफसी एट 2% 2010 में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब 2010 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो 2% इनका एनपीए चला गया था, उसको नहीं पार करेगा। यानी कि कोरोना उससे कम डेंट देगा एचडीएफसी बैंक को और ये सेंटिमेंटली बहुत अच्छी चीज़ है। आगे आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे खर्चे इन्होंने कम किए हुए हैं। रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी इनके 1.8 से 2% पे हैं। ये सारी चीज़ें एक बेहतरीन वैल्यू बाई बनाती हैं एचडीएफसी बैंक को। लेकिन क्या इस वक्त ये खरीदने लायक है? चार्ट पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो यार, यहाँ पर आपको टीवी वालों ने भल भर कहा मत लो मत लो मत, कुछ मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप बाज़ार में एकदम लहूलुहान हो जाओगे। और जब यहाँ है तो अब टीवी वाले आपसे क्या कहेंगे? ले लो, किस मुंह से कहेंगे? तो इसलिए हमारे और आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। अब कोई ब्रोकर आके कह दिया भैया अभी ख़रीद लो, और आप उसके कहने पे ख़रीद लेंगे क्या? नहीं। क्या ये लेवल लेने लायक है? जी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 3-4-5 महीने में 30-35% का मूव आ गया है। अब 30-35% पिछले कुछ महीनों में मूव आ गया है तो क्या हम पागल हैं क्या? मच्छर तो काटा नहीं हमको जो हम यहाँ पर ख़रीद लेंगे। पागल बनने वाला मच्छर होते हैं कुछ। खैर, अभी आपके पास ऑप्शन क्या है एचडीएफसी बैंक में? आपको एक गिरावट का वेट करना है। अगर बाज़ार मतलब गिरती है और बाज़ार सपोर्ट लेती है और ये स्टॉक आपको 1000 के आसपास, यानी कि यहाँ से 10-12% नीचे मिलता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 940 रुपये का। अगर आप सिर्फ स्टॉप लॉस पे खेलना चाहते हो तो फिर से आपको 1150 तक का टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। ठीक, अगर मिलता है तो। बाकी आप इंट्राडे ट्रेड कभी भी कर सकते हो किसी भी स्टॉक में, उसमें लेना गुनाह नहीं है। और जब भी आप कोशिश कीजिए ऐसे स्टॉक्स को लीजिए तो कुछ मतलब एक साथ फंड मत डालिए। जब भी पहली चीज़ बैंकिंग, और बात अगर बैंकिंग की हो रही है तो आपको पता ही है कि आगे चल के बैंकों में दिक्कतें आ सकती हैं कोरोना के बाद, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत ही क्वालिटी वाला काम करता है। मतलब होता है ना कि अन्य बैंकों में क्या होता है वो आपको हमको सब पता है, उनके मैनेजर क्या क्या घोल मेल करते हैं। एचडीएफसी बैंक में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त हैं, इसीलिए ये भारत का सबसे बढ़िया बैंक माना जाता है और है भी यार। आप सर्विसेज लेकर देखिए, इनकी बहुत बेहतरीन सर्विसेज हैं, जो भी लेता है सेटिस्फाइड रहता है। इसलिए ये बैंक सब मतलब अगर परफॉर्मेंस आएगी इनकी तरफ से आएगी, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आएगी, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फिर ये सब परफॉर्म करेंगे, इन्हीं को देखा दाखी करेंगे। अब बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक में क्या है? देखो, बैंकिंग सेक्टर ये भी है, बड़े हाथों में जा चुका है। एसबीआई का मैनेजमेंट, एलआईसी का मैनेजमेंट, या ये इन लोगों की तरफ से इनको सपोर्ट मिलता है। प्रशांत जी भी लगे हुए हैं।
यहाँ पर भी सिचुएशन को उसी हिसाब से टैकल किया जा रहा है जिस हिसाब से अन्य बड़े बैंक्स अपने यहाँ के सिचुएशन को टैकल करते हैं। और ये भी बैंक एग्रेसिव हुआ है अपने वर्किंग मतलब कल्चर को बदलने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, जिस हिसाब से HDFC बैंक एकदम एग्रेसिव होकर काम करता है, आप ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा एमके ग्लोबल की। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारा डेटा इन्होंने शेयर किया है। हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप अगर कहेंगे तो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। बहुत बेहतरीन डेटा है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सेम पैटर्न पे मैं आपसे कहूँगा कि यस बैंक के अंदर इस वक्त जो काम चल रहा है, जो प्रशांत जी करवा रहे हैं एग्रेसिवनेस के साथ, देखिए ऑफिस वगैरह कैप्चर कर रहे हैं। जो लोग इनके डिफ़ॉल्टर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए अलग से टीम बनाई जा रही है। ये सब एक पॉजिटिव साइन हमको देता है। और जो अभी रिजल्ट आएगा सितंबर ख़त्म होने वाला, वो हमको बहुत कुछ आंकड़े दे जाएगा यस बैंक के बारे में। तो ये हो गई फंडामेंटल बात। तो हम लॉन्ग टर्म टारगेट उस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। बाकी हमारी अदर वीडियोज़ हैं जो लॉन्ग टर्म टारगेट देती हैं। अब बात करें शॉर्ट टर्म टारगेट्स की, तो वो मैं क्यों नहीं देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखेंगे ये स्टॉक ऐसा है 10 रुपये के आसपास है। तो आपको पता है कि जब 0.5 मतलब 0.05% 0.05 पॉइंट का भी मूव आता है तो वो एक बड़ा मूव होता है। और ये बड़ा मूव इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत घातक हो सकता है। किसी का स्टॉप लॉस देकर वो तुरंत वापस आ सकता है। इसलिए यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कम करनी चाहिए। और मतलब जैसा होता है ना कि अन्य स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी की कमी है, यहाँ पर मूवमेंट की कमी हो जाती है। आप देखते होंगे स्टॉक सारा दिन एक रेंज में फंसा रह जाता है, इसलिए यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कम होती है। बात रही शॉर्ट टर्म टारगेट्स की, देखो अगर बाजार पॉजिटिव हुई तो आपको यहाँ पर 15 रुपये तक का मूव फिर से मिल सकता है। यानी कि ये वाला लेवल, ये लेवल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अभी जाने की संभावना है नहीं। चाहे बाजार 12,000 भी एक बार टच कर दे, जो यस बैंक है वो 15 रुपये 15.25 रुपये के आसपास एक बढ़िया रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो आपको इससे बड़ा टारगेट नहीं सोचना चाहिए। अब क्या ये 15 रुपये छोटा टारगेट है क्या? नहीं यार, बहुत बड़ा टारगेट है। आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इतना बैंक आपको 3-4 सालों में देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैंक में अगर यस बैंक में आप FD जाकर करा दोगे तो आपको 3-4 साल में इतना रिटर्न मिलेगा जितना ये अभी शॉर्ट टर्म में दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मूव होगा यस बैंक के लिए। बाकी स्टॉप लॉस की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉप लॉस यार आपको 12 रुपये पे ही नॉर्मली रखना चाहिए अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो। बाकी 12 रुपये पे आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पर एक लेने का रेट आएगा। अगर बाज़ार में कोई क्राइसिस नहीं आ गया तो 12 रुपये पे लेने का रेट होगा। तो अगर आपको अभी लेना ही है, हर हाल में लेना ही है, तो आप शॉर्ट टर्म टारगेट पहले 14 रुपये, फिर 14.5 15 रुपये अपने हिसाब से समझ कर ले सकते हो। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं पर्सनली अभी यस बैंक में ख़रीदारी नहीं कर रहा हूँ। अगर 12 का लेवल मिलता है तो मुझे लेने का मन करेगा, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक, तो यही सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपको एक एक बात मैंने एक्सप्लेन करी। HDFC बैंक के केस में आपको ज़रूर ये आर्टिकल तो ज़रूर पढ़ना है। आपको रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। यस बैंक के केस में सिनारियो चेंज हो रहा है यार, बैंक लगातार निरंतर लगा हुआ है। बस आप गलत उम्मीदें पालोगे तो तकलीफ़ आप ही को होगी। आई होप आप चीज़ों को समझोगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो niftyindia.in यहाँ पर आइएगा। नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो ड्रॉप योर क्वेरी का एक सेगमेंट आएगा, नाम, ईमेल ID, मैसेज छोड़ सकते हैं हमारे साथ। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।